नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो भारत सरकार को असल में चलाता कौन है? पर्दे के पीछे जहां सारे बड़े बड़े फैसले होते हैं, वहां दो नाम सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल। चलिए आज इसी पावर सेंटर के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, सरकार की बात करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, इसका ऑफिशियल मतलब कानूनी नाम क्या है? संविधान का आर्टिकल 300 कहता है कि इसका नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। और पता है, यही वो कानूनी पहचान है जिस पर सरकार का पूरा ढांचा, पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो फिर इस यूनियन ऑफ इंडिया को चलाने वाले सबसे पावरफुल इंसान यानी प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति होती कैसे है? आइए जरा इस प्रोसेस को समझते हैं कि देश का नेता अपनी कुर्सी तक पहुंचता कैसे है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री को चुना जाता है, मतलब वो इलेक्टेड होते हैं, या फिर उन्हें नियुक्त किया जाता है यानी अपॉइंटेड? और इसका सही जवाब है अपॉइंटेड। जी हाँ, उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वो मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पता है क्या? कि अपॉइंटमेंट के वक्त उनका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये शर्त जरूर है कि उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट तो ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन असली खेल तो पावर का है ना? तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के पास असल में कितनी शक्ति होती है। चलिए अब उनके अधिकार क्षेत्र को समझते हैं। इसको बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो केंद्र सरकार के मुखिया हैं और मंत्रिपरिषद के असली लीडर भी। इसे ऐसे समझिए, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो असली कार्यकारी शक्ति है यानी रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वो राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के पास होती है। और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई परंपरा या चलन नहीं है। प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सब संविधान के आर्टिकल 78 में बाकायदा लिखा हुआ है। चलिए अब एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर हम दो शब्द सुनते हैं, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट, और कई बार इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। तो आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री की इन दो खास टीमों में आखिर फर्क क्या है। इसको ना एक बड़ी सी टीम और उसके अंदर की एक कोर टीम की तरह सोचिए। जो मंत्रिपरिषद है वो पूरी बड़ी टीम है, इसमें हर तरीके के मंत्री शामिल होते हैं। और जो कैबिनेट है वो है कोर टीम, एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल ग्रुप जिसमें सिर्फ सबसे जरूरी मंत्रालयों के हेड होते हैं। सरकार के जो भी बड़े फैसले होते हैं ना, वो असल में यही कैबिनेट लेती है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा और पेचीदा सिस्टम चलाने के लिए वक्त वक्त पर कुछ सुधारों की जरूरत तो पड़ती ही है। सवाल यही रहता है कि सरकार के कामकाज को और बेहतर और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है 1970 में हुआ एक बड़ा सुधार। हुआ ये कि 1966 की एक सिफारिश के आधार पर कार्मिक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया और इसे सीधा प्रधानमंत्री के अंडर रख दिया गया। ये कदम प्रधानमंत्री के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए ही उठाया गया था। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाले संवैधानिक फैक्ट पर आते हैं। एक छोटा सा सवाल है, पूरे भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द कितनी बार आता है? जरा सोचिए। सिर्फ एक बार। जी हाँ, पूरे संविधान में सिर्फ एक बार, और वो भी आर्टिकल 352 में, जो नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये शब्द मूल संविधान में था ही नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया था ताकि इमरजेंसी की घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह को जरूरी बनाया जा सके। इससे पता चलता है कि ये शब्द कितना जरूरी है, भले ही इसका जिक्र सिर्फ एक ही बार क्यों ना हो। तो हमने ये तो देख लिया कि असली एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब इतनी सारी शक्ति एक ही पद में सिमट जाए तो फिर सिस्टम में बैलेंस कैसे बना रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के दिल में बसता है।